हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत करता हूं लक्ष्मी इंस्टीट्यूट चैनल में, जो कि हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी टेट, सी टेट और जूनियर एडेट भर्ती के रिगार्डिंग हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो टॉपिक हमारा शुरू होता है संख्या पद्धति से। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति की अगर बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश में इसको नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो संख्या पद्धति में अलग अलग चैप्टर टॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में हम बात करेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले संख्याएं हम देखते हैं उनका प्रकार, और एक एक प्रकार को हम समझते जाएंगे। संख्याओं को नंबर्स भी बोलते हैं हम। अब मूल रूप से संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। तो ये तो हो जाती हैं दो मूल रूप से संख्याएं होती हैं। तो बच्चों, वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं और काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी भी बोलते हैं। तो ये दोनों तरीके से आपको समझते जाना है। तो रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो जितनी भी संख्याएं हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, हमारी जितनी भी लाइफ में आसपास हम अपनी कैलकुलेशंस में, हिसाब किताब में, कहीं से भी जो संख्याएं यूज करते हैं, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, जैसे 1, 2, 3, 0 भी आ जाएगी, √3 भी आ जाएगी, 1/2 भी आ जाएगी। इनको भिन्न भी बोलते हैं, तो ये भी वास्तविक संख्याओं में आएंगी। और भी सारे नंबर, दशमलव भी हम सोच सकते हैं, 1.5, 3.7, ये सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब काल्पनिक संख्याओं की बात करते हैं तो ऐसी संख्याएं जो हमारी दैनिक जीवन में यूज नहीं की जाती हैं। तो फिर आप कहोगे कि ये सर पढ़ने की क्या ज़रूरत होती है। ये संख्याएं साइंटिफिक जितनी भी कैलकुलेशंस है, जितनी भी वैज्ञानिक गणनाओं के लिए हम यूज करते हैं, वो काल्पनिक संख्याएं यूज करते हैं। ये इनके भी कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। जैसे √ के अंदर माइनस आ जाता है तो वो संख्या कैसी होती है, काल्पनिक संख्या होती है। √ के अंदर -5 आ जाता है, और 3 आयोटा, ये आपने जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे उन लोगों ने ये सम्मिश्र संख्याओं में पढ़ा होगा। इसको हम सम्मिश्र संख्याओं के अंदर पढ़ते थे। तो ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब बच्चों, हम वास्तविक संख्याओं के बहुत सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं मेनली दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोला जाता है, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, सबके हम भाग पढ़ते जाएंगे। तो परिमेय संख्या, ये जो वर्ड होता है अंग्रेजी में रेशियो से बनता है, और रेशियो को हम अनुपात भी बोलते हैं। तो परिमेय संख्याएं, जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, जो P/Q के रूप में होती हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पर Q क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, और PQ पूर्णांक होते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं की डेफिनेशन होती हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं परिमेय संख्याएं, इस तरह P/Q के रूप में अगर हम बात करते हैं, जैसे 2 आ जाता है, 0 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7/9 हो जाता है। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। 0 परिमेय संख्या होती है, देखो 0 के अपॉन में 1 कर देंगे। 2 भी परिमेय संख्या होती है, 2 के अपॉन में 1 कर दोगे। 5 के बटे में भी 1 कर सकते हैं। तो सारी की सारी संख्याएं P/Q के रूप में आ जाती हैं। तो ये सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं
अंतर्गत आ जाती हैं। और भी होती हैं इस तरीके की संख्याओं, आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में देखी होगी। ये संख्याएं भी 1.45, ये सभी की सभी संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं। इसमें जो 3 हैं ये क्या हो जाता है, रिपीट हो रहा है, इसको बारंबार बोल सकते हैं कि सतत इसका रिपीटिशन हो रहा है 3 का। तो ये सारी की सारी परमेय संख्याएं हो गई। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं, जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं उसको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे √3, √5 और 1.6795 इस तरीके से। ना तो उसका कोई एक अंक रिपीट होता है, यहाँ पे देखो रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा था, इसको हम क्या लिख सकते थे, 1.333333 इस तरीके से भी आप लिख सकते थे। तो 3 का बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिपीट हो रही हैं तो वो परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर बच्चों पाई और एक ई होती है, ई जो लॉग में यूज होती है, ये होती है लॉग में यूज होती है। और पाई तो आप जानते होंगे, पाई क्या होता है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। जो हम सर्कल का जब वृत्त का एरिया निकालते हैं तो πr² आता है, तो उसमें यूज होता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब एक चीज़ हमें नोट करके लिखनी है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसमें दोस्तों याद रखना, ऐसे ही 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी परमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती हैं, तो आंख बंद करके टिक कर देना है कि अनंत या इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम परमेय संख्याओं के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि परमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं। उसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूं। यहाँ पर आपको बताना √25 एक संख्या है, ये आपको बताना। पहले में है परिमेय, दूसरे में अपरिमेय, तीसरे में काल्पनिक और चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे √25। अब देखने में आपको लग रहा है कि इसमें रूट लगा है तो आप उसको अपरिमेय टिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह पर आपको इस तरीके से कंफ्यूज करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे √25। तो 25 बच्चों किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। तो ये इसका अगर वर्गमूल लेते हैं तो ये 5 आता है। और 5 कैसी है, ये परिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कुछ परमेय संख्याओं के भी प्रकार देख लेते हैं कि परमेय संख्याओं के क्या क्या प्रकार होते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो परमेय संख्या, अब परमेय संख्याओं के अंतर्गत हमारे पास आती हैं नेचुरल नंबर, या उसको हम नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं, ये भी परमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, पूर्ण संख्याएं। फिर आते हैं पूर्णांक, फिर आते हैं दशमलव या भिन्न। दशमलव या भिन्न को बच्चों हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं समझेंगे। प्राकृतिक संख्याओं को n से लिखा जाता है, पूर्ण संख्याओं को w से लिखा जाता है, और पूर्णांक को z से लिखा जाता है, और दशमलव या इनको हम किसी पर्टिकुलर वे में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो हम काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जब प्राकृतिक रूप से जो छोटा बच्चा होता है वो कहाँ से स्टार्ट करता है, ये 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। तो 1 से जो संख्या स्टार्ट होती है उसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्याएं क्या तो होती हैं, W किसके अंदर आ जाता है, पूर्ण, जो अपने आप में पूर्ण हो,
ऐसी संख्याएं जो पूर्ण हो। अच्छा, यहाँ इसके अंदर जो नेगेटिव नंबर्स हैं या ऋणात्मक संख्याएं हैं वो नहीं आ सकती क्योंकि वह पूर्ण होती हैं। 0 से स्टार्ट हो गए 1 2 3 ये अनंत तक, ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। अब पूर्णांक के अंदर कौन कौन से आएंगे, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। इसमें धनात्मक की अगर हम बात करते हैं तो धनात्मक में आ जाएंगे 1 2 3 4, और ऋणात्मक की बात करते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे -5 -4 -3 -2 और इधर -1 एटसेट्रा। और पूर्णांक में आ जाएंगे 0 के साथ इधर वाले और इधर वाले दोनों आ जाते हैं पूर्णांक के अंदर। फिर बच्चों दशमलव संख्याओं की बात करते हैं तो दशमलव संख्याएं या फ्रैक्शन 2/3 4/5 ऐसे। इसको अगर दशमलव में हम तोड़ते हैं तो दशमलव में क्या आ जाता है 0 दशमलव, ये हो जाएगा 6 और 6 6 इस तरीके से आ जाएगा। अगर इसको हम दशमलव में निरूपित करते हैं तो आ जाता है 0.8। इस तरीके से दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को दशमलव में भी आसानी से बदल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन जैसे बनते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत हो गई, मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब पूर्णांक सबसे छोटा पूर्णांक 0 हो जाता है। पूछ लेगा कि -5 एक पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो हम बोलेंगे कि -5 पूर्ण संख्या नहीं है, -5 क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि आपसे पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की बच्चों सबसे छोटी संख्या 1 लगा के 2 0 रख दोगे। और अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3, 3 बार 9 लिख दोगे। ऐसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगी। तो बच्चों ये रहा हमारा बेसिक परिचय। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उनको भी याद रखेंगे। तो कुछ और संख्याएं हैं जो याद करने योग्य हैं। अब अगली है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं बच्चों क्या होती हैं, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। इसको बच्चों इंग्लिश में इवन नंबर्स भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, या हम इकाई का अंक उनका 0 2, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इस तरीके के होते हैं। तो ऐसी संख्याएं हमेशा सम संख्याएं होती हैं। जैसे अब यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन कि 0 पूर्ण सम संख्या है कि नहीं है। 0 2 4 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 3008, ये भी एक सम संख्या होगी। देखो इकाई का अंक क्या होता है, 8 है, जो कि 2 से विभाजित होता है। अब इसके और अगर एग्जाम्पल देखें, अगर हमें इसको अचर के फॉर्म में लिखा हो, जैसे 2x + 2, ठीक है, और 2x + 4, 2x + 6, ये कैसी संख्याएं हैं, इनको हम बोलेंगे क्रमागत सम संख्याएं। इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्रमागत सम संख्याएं हो जाती हैं। देखो इसमें अगर कॉमन ले लें तो 2 इसका एक फैक्टर होता है। अब आता है विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं बच्चों क्या होती हैं, उसको हम ऑड नंबर्स भी बोलते हैं, इसको ऑड नंबर्स भी बोला जाता है। तो विषम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह या पूरी विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को विषम संख्याएं बोल देंगे। अब विषम संख्याओं बच्चों 1 3 5 7
9, 11, 13, ये सारी की सारी संख्याएं विषम संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सम संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि -2, -4, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं? विषम संख्याएं सम संख्या होती हैं। अब सम संख्या विषम संख्याओं में अगर हम चर के रूप में बात करें तो अगर x 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5, 2x + 7, ये कैसी हैं? क्रमागत विषम संख्याएं बोलते हैं इसको। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि इसमें ये क्रमागत सम संख्या है, ये क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम लास्ट में कुछ 8 या 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको मुझे लगता कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम डिस्कस करेंगे अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं सबसे पहले देखते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है। अब देखो, ऐसी संख्या जो या जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं या उनके गुणनखंड होते हैं, उसको हम बोल देंगे भाज्य संख्या। इसका मतलब जो दो से ज़्यादा नंबर से विभाजित होती है उसको हम भाज्य संख्याएं बोल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जो संख्या जिसके फैक्टर, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ 6, जैसे अगर हमें 6 को चेक करना तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? इसके गुणनखंड होंगे, गुणनखंड इसके 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता और कुछ 6 भी हो सकता। तो कितने गुणनखंड है बच्चों? 4 गुणनखंड है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या होगी। या बोल सकते हैं कि 1 और 6 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो उस संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखो, ये खुद और 1 के अलावा किन किन से विभाजित होती है? 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है। तो इस संख्या को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। अब आता अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं, इनको हम प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अच्छा, जैसे नाम से है प्राइम, प्राइम का मतलब लगता है बहुत ज़्यादा ताकतवर नंबर्स हैं। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम का मतलब होता है कोई एक बहुत ज़्यादा पावरफुल, कि सुप्राइम बोल सकते, सुप्रीम में आपने देखा होगा प्राइम लगा रहता है। तो कोई जब बहुत ही ताकतवर नंबर्स होते हैं, इसका मतलब जो एक और अपने अलावा किसी से विभाजित नहीं होते हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो लिखेंगे हम जो संख्या खुद और एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है। तो देखो, यहाँ पर मैथ्स में हम 1 को मानते हैं, 1 को गॉड माना जाता है। कहते हैं जिसका कोई नहीं, यह सबका मालिक क्या होता है? 1। तो 1 को हम क्या मानते हैं? भगवान मान लेते हैं। तो ऐसी संख्या, प्राइम मिनिस्टर है जैसे मोदी है, अब उसको कौन मार सकता? अब उसको या तो भगवान मार सकता है या खुद मर सकता है। इसका मतलब बहुत ताकतवर है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद मर सकती हैं और किसी और मतलब भगवान उसको काट सकता है या विभाजित कर सकता है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसके उदाहरण आप आराम से लिख सकते हो। जैसे उदाहरण 2, अच्छा 1 को तो काउंट नहीं करेंगे, 1 तो ना इंसान है ना वो तो इंसान है ही नहीं है, तो भगवान है, तो उसको हम 2 से स्टार्ट करेंगे अभाज्य संख्याओं को। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी संख्या हो जाएंगी। अच्छा, सबसे छोटी प्राइम नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों?
ये हो जाएगी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ये तो रहा अभाज्य संख्या कैसे फाइंड करेंगे। अब एक क्वेश्चन इससे बनता है कि हमें कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है उसको चेक करना हो, कैसे चेक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना है, ठीक है। तो कि यहाँ पर आप बताओ ये कि 241 भाज्य या अभाज्य है। इसमें हमें चेक करना है कि 241 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। आइदर इट इज कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो देखो, हम कोई भी संख्या को चेक करना है तो एक विधि बता रहा हूं किस तरीके से आप चेक करोगे। तो ये देखोगे कि सबसे पहले किसके वर्ग के पास में है, तो उससे बड़ा हम वर्ग ले लेते हैं। तो n हम कोई संख्या देखते हैं जो किससे n स्क्वायर किससे बड़ा हो, 241 से। तो आप देखोगे कि 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग 225 होता है और 16 का वर्ग किसके बराबर होता है, 256। अभी मैं सारी चीज़ें लिखवा दूंगा, वर्ग के लिए भी एक क्लास हम जस्ट लेंगे तो सारे वर्ग मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो देखोगे कि ये जो 241 है इससे बड़ा वर्ग जस्ट बड़ा किसका है, 16 का वर्ग ज़्यादा है। तो 16 का वर्ग बड़ा है 241 से। तो हमें 16 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे 241 को भाग करके देख लेना है। अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तब तो वो भाज्य होगा, और अगर विभाजित नहीं होता है तो ये संख्या अभाज्य संख्या हो जाती है। नहीं समझ में आया हो, एक बार और देख लेते हैं। तो हमें चेक करना है कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसके आसपास का वर्ग कितना होगा, 241। 15 का वर्ग होता है 225 और 16 का वर्ग क्या होता है, 256। तो हम देखें इससे ज़्यादा, जस्ट ज़्यादा देखते हैं। तो 16 होगा, 16 का स्क्वायर बराबर उसके बराबर या उससे बड़ा 241 हो जाएगा। अब हम किस चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे, और कोई संख्या होती नहीं है। तो 2 से आप विभाजित करके देखोगे तो 2 से इकाई का अंक कैसा है, 1 है, तो 2 से विभाजित नहीं होती है। अब 3 से विभाजित आपको पता होगी, अगर तीनों संख्याओं का योग करते हैं अंकों का, 4 और 2 6 और 1 7, इसका मतलब 3 से भी विभाजित नहीं हो सकता। 5 से विभाजित चेक करेंगे, इकाई का अंक 1 है, तो 5 से विभाजित होने का नियम होता है जिसके इकाई के अंक 0 या फिर 5 होता है, तो वो भी नहीं है। 7 से विभाजित करके देखेंगे, 7 दूना 14, 7 × 21, 3 बचा 31, 7 चौके 28, 7 से भी विभाजित नहीं होता। 11 से विभाजित करके देखोगे, 11 दूना 22 और 2 बचा 21, ये भी नहीं हो रहा। 13 से देखोगे तो 13 एकम 13 और कितना बचा 11, तो 111, 13 से विभाजित नहीं होता। इसका मतलब क्या हो जाता है, 241 एक अभाज्य संख्या होती है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो हम बहुत बड़ी मेथड हो जाएगी। बेटा अगर आप और मेथड से ट्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड हो जाएगी। आपके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट मेथड बताऊंगा विथ कॉन्सेप्ट, तो आप ये देखोगे कि अभाज्य संख्या कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं को प्राइम। देखो सह का मतलब साथ में, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासापा 1 हो, ठीक है, इसमें बोल सकते हैं ऐसी दो संख्याएं। इसमें हमेशा हम दो संख्याओं को लेंगे जिनका मासापा 1 होता है, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य। को का मतलब होता है जो
को एक दो लोग एक साथ आते हैं, जैसे सानिया मिर्जा और उसकी को पार्टनर या उसकी सहयोगी, सह का मतलब होता है सहयोगी एक तरह से, तो हमेशा कितनी संख्याओं की बात करते हैं, दो संख्याओं की। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका मासापा एक होता है उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि हम बोलेंगे कि 2 और 5 ये कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पर 3 और 5 ये भी हो सकती हैं। अब 3 और 6 ये क्या होगी, इनका मासापा कितना है, देखो इनका मासा है, इनका मासा आ जाएगा 3, तो ये सहअभाज्य नहीं है। इनका मासा निकालोगे आप तो किसके बराबर आएगा, 1, इनका मासा भी 1 आ जाएगा, इसका मतलब सहअभाज्य है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सब 9 और 10 ये सहअभाज्य हैं क्या, इनका मासापा निकालो तो मासापा किसके बराबर हो जाता है, मासापा इक्वल टू 1, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अभाज्य संख्या तो है ही नहीं, फिर ये सहअभाज्य का मतलब क्या आ जाता है। आप उसकी परिभाषा समझिए कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मासापा 1 होता है उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि संख्या का अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, तो 9 अपने आप में एक भाज्य संख्या, 10 भी भाज्य संख्या, लेकिन इनका दोनों का कंबाइंड मासापा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म क्या होता है, अभाज्य युग्म में ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, लिखेंगे ऐसी दो, युग्म का मतलब 2, लेकिन कौन सी दो, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, 2 होता है। अब ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी, जैसे हम 2 और 3 होगी क्या, ये तो नहीं होगी। ऐसे ही 3 और 5 ये अभाज्य से अभाज्य युग्म हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा। ऐसे ही 7 और 11 होगा क्या, ये नहीं हो जाएगा। इस तरीके से ये और ये दोनों संख्याएं कैसी होगी, अभाज्य युग्म हो जाएगा। तो जिनका अंतर 2 होता है उन संख्याओं को हम अभाज्य युग्म संख्याएं बोलते हैं। अच्छा बच्चों, आपने अब स्थानीय मान का अगर थोड़ी जानकारी होगी तो स्थानीय मान थोड़ा बता देता हूं मैं। तो स्थानीय मान आप लोगों ने देखा होगा संख्याओं में, स्थानीय मान और जातीय मान, 2 मान हमारे पास होते हैं। एक होता है जातीय मान, स्थानीय मान में क्या होता है कि जैसे, अब इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 2 4 3 है, अब यहाँ पर और 4 है, इस वाले 4 का स्थानीय मान ये इसका 4 हो जाएगा स्थानीय मान, और यहाँ पर इस वाले 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि वो किस जगह मौजूद है, उसको तो बोल देंगे हम स्थानीय मान बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक अब जैसे यहाँ पर 4 है, 4 कहाँ पर मौजूद है, इकाई पर मौजूद है, और यहाँ पर दहाई पर मौजूद है, यहाँ सैकड़ा है, और ये है हज़ार। तो ये वाला 4 सैकड़ा पर मौजूद है, तो इसका स्थानीय मान 400 हो जाएगा। और इसका 4 है और इसका स्थानीय मान 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इकाई पर मौजूद है। अब जातीय मान में क्या रहता है, जैसे यहाँ पर 2 4 3 4, अब यहाँ इसका जातीय मान अगर देखेंगे तो जातीय मान बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, 4। इसका जातीय मान, इसका भी जातीय मान हमेशा 4 रहेगा। अब इसका हम रियल लाइफ से एग्जाम्पल देखेंगे कि रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी भी इंसान की जाति कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे वो, अब वो अलग बात है कि एक लड़की अगर लड़के से शादी कर लिए तो जाति बदल जाते हैं, वैसे जनरली अगर हम देखा जाए तो जाति नहीं बदलती है। जैसे अगर ये 4 है,
अब 4 मान लो कि कोई जाति है, मान लो ओबीसी का, तो अब इसको यहाँ रखेंगे तो भी ओबीसी रहेगा, इधर रखेंगे तो भी वो ओबीसी का ही रहेगा, जो भी जाति हो। मैं किसी को जातिगत कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अब जैसे ये 4 है, 4 इकाई के अंक पर है, तो यहाँ पर इसका स्थान तो बदल गया ना। जैसे अगर कोई भी ओबीसी जाति का चीफ मिनिस्टर बन गया तो उसकी पावर छोटी होगी, अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वही ओबीसी का तो उसका स्थान बदल जाएगा, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो 4 का स्थानीय मान 4 होगा, और यहाँ पर 4 का स्थानीय मान ये कहाँ पर आ गया, सैकड़ा पर आ गया, तो 400 के बराबर हो जाता है। अब मैं आशा करता हूँ कि सभी को आसानी से समझ गए होंगे कि जाति मान क्या होता है और स्थानीय मान। जाति मान कभी भी बदलता नहीं है, स्थानीय मान स्थान के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे संख्या पद्धति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, और तीसरा ऑप्शन है अनंत, और चौथा ऑप्शन है 7। तो आपको मैंने लिखवाया था कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ परिमेय की जगह अपरिमेय भी आता है तो भी आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, अनंत के बराबर आ सकता है। यहाँ पर हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि पाई माइनस ई एक संख्या है, ये किस तरीके की संख्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है परिमेय, और दूसरा अपरिमेय, और तीसरा है पूर्णांक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पाई एक अपरिमेय है, ये एक अपरिमेय है, और ई भी कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से माइनस करते हैं तो देखो पाई की वैल्यू कुछ होती है 3.14 और ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये कैसे आ जाता है, अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पर दोनों अपरिमेय हैं, तो पाई तो अपरिमेय संख्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी। कभी कभी ऐसा होता है अगर सेम संख्या जैसे पाई माइनस पाई करते तो ये क्या हो जाता है, 0, जो कि कैसा हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखना पड़ेगा इसकी मान अलग है और इसका मान अलग है, तो कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी। कब परिमेय संख्या आ जाती है, जब एक ही जैसी क्वांटिटी हो, दोनों संख्याएं सेम हो तो परिमेय संख्या हो सकती थी। तो यहाँ पर अपरिमेय इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। 1000 की पूर्ववर्ती संख्या हमें निकालनी है। तो ऑप्शन दे रखा है 1001, और बी में दे रखा है 99, और सी में दे रखा है 999, और डी में दे रखा है 1002। तो बच्चों पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है पूर्ववर्ती और दूसरा होता है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती भी बोलते हैं उत्तरवर्ती को। तो पूर्ववर्ती का मतलब पहले की, और दूसरी उत्तरवर्ती अनुवर्ती मतलब होता बाद की। तो हमें कौन सी निकालना, पूर्ववर्ती, मतलब उससे एक पहले का। तो 1000 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 999 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। ए में दे रखा है 6, बी में दे रखा है 5, और सी में दे रखा है 7, और डी में दे रखा है 8। तो इसमें हमें समभाजक निकालना है। सम का मतलब ऐसे भाजक जो कैसे हो, सम हो। तो 100 के भाजक अगर हम देखते हैं, भाजक का मतलब बच्चों होता है कि ऐसी संख्याएं जो 100 को
पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं। अगर हम भाजक के स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 तो सम होता नहीं, ये विषम होता है, तो इसका पहला भाजक हो जाएगा 2। फिर किससे विभाजित होता है 100, 2 से विभाजित होता है। फिर 3 से होता है क्या, 3 से नहीं होता। 4 से होता है बिल्कुल, और 4 कैसा है, सम होता है। अब 5 हम क्यों नहीं लेंगे, 5 विषम होता है। अब 4 के बाद क्या ले लेंगे हम, 6 से विभाजित नहीं होता है, फिर 8 से विभाजित भी नहीं होता है, तो अगला क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 10 के बाद सीधे 20 हो गया, 20 से विभाजित होता है। 20 के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, अच्छा और कुछ होता है क्या, हाँ 20 के बाद हो जाएगा 50, क्योंकि सम लेना है ना, 40 से विभाजित तो होगा नहीं। फिर इसके बाद हो जाएगा खुद 100। तो सम विभाजक कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 3 और 3 6, तो आंसर इसका 6 करेक्ट हो जाएगा। अब अगला 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन में हम देखते हैं, देखिए 5वां क्वेश्चन ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 5वें में कह रहा 2x - 13 और 2x - 11 और 2x - 9 और 2x - 7 क्रमागत हैं। पहले में ऑप्शन है सम संख्याएं, और दूसरे में ऑप्शन है विषम संख्याएं, और तीसरे में ऑप्शन है प्राकृतिक संख्याएं, और चौथे में ऑप्शन है अभाज्य संख्याएं। तो इस क्वेश्चन को देखो, हमें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो x की वैल्यू या तो हम कुछ वैल्यू रख के देख लेते हैं, x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख के देख लो। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देता हूँ, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 2 में से 13 गए तो -11 आ जाएगी। इसमें 1 रखोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 एकम 2 -9 आ जाएगा। इसमें रखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, -7 के बराबर, और ये हो जाएगा -5। अब ये तीनों चारों संख्याओं को आप एक नज़र देखो। -11 में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो -9 आ जाएगा। -9 में 2 जोड़ दें तो -7 आ जाएगा। -7 में 2 जोड़ दें तो -5। और ये सारी की सारी कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। तो ये क्रमागत विषम संख्याएं हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि 2x + 1, लेकिन यहाँ पर 2x - 13 दिया है। जैसे 2x + 1 है, और इसके पहले वाली अगर हम देखेंगे तो 2x - 1 आ जाएगा, फिर 2x - 3 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी संख्या भी उसके अंदर आ जाएंगी। तो ये कौन सी संख्या होगी, क्रमागत विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन में कह रहा कि 2 4 2 4 में 2 के स्थानीय मानों का योग। इसमें 2 के स्थानीय मानों का योग बताना है, क्या होगा। तो पहले ऑप्शन में 220, दूसरे ऑप्शन में 2002, और तीसरे ऑप्शन में 2020, और चौथे ऑप्शन में 4 होगा। तो देखेंगे इसमें आप ऑप्शन क्या आंसर आ जाएगा। तो 2 4 2 4 स्थानीय मानों का योग। तो 4 का स्थानीय मान इधर कितना होगा, 4। इस 4 का स्थानीय मान बच्चों कितना हो जाएगा, देखो इकाई दाई सैकड़ा, तो ये 400 के इक्वल होगा। अब दोनों का योग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर देखो, इसको यहाँ 4 आ जाएगा और इधर 400, इस तरीके से हमें लिखना होगा। अब 4 ऐड करो यहाँ पर 4, और ये कितना 0, और इधर 4। अच्छा इसका ऑप्शन शायद मिसिंग है। स्थानीय मानों का योग निकालना हमें किसके, 4 के, अच्छा 2 के स्थानीय मानों को, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, हमें 2 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। 2 4 2 4, तो इस 2 का स्थानीय मान 20 है, इस 2 का स्थानीय मान कितना है बच्चों, 2000 हो जाएगा। तो 2000 होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आंसर 2020 के बराबर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 7th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान, आपको 2 का स्थानीय मान बताना है। तो पहला 1000, दूसरा 100, तीसरा
1/1000 और चौथा 1/100। तो 2 का स्थानीय मान बच्चों देखो, तो 2 देखेंगे कौन सी पोजीशन पर, स्थानीय मान का मतलब जो उसका स्थान बताते हैं, 2 कौन सी जगह पर है, तो दशमलव के 1 2 3 अंक बाद है। तो दशमलव के बाद ये कौन सा होता है 1/10, ये कौन सा होता है 1/100 और ये कौन सा होता है 1/1000। तो यहाँ पर 2 × 1/1000, तो ये किस 1/1000 पोजीशन पर मौजूद है। तो 2 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कौन सी पोजीशन पर मौजूद है, ये 1000वीं पोजीशन पर मौजूद है। तो ये 1/1000 के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 से 100 तक के अभाज्य युग्मों की संख्या। इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7 और सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 5। तो अभाज्य युग्मों की संख्या मैंने बताया था कि अभाज्य युग्म क्या होते हैं, जिनका अंतर 2 होता है। तो पहले तो हम अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या निकालोगे तो क्या क्या होगी, 2 5, अच्छा 3 भी हो जाएगी, 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद बच्चों क्या हो जाएगी 17 19 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 49 तो होगी नहीं, 51 भी नहीं होगी, 53, 53 के बाद कौन सी हो जाएगी बच्चों 57 तो नहीं होती है, 59 हो जाएगी, 59 के बाद 61 हो जाएगी, 61 के बाद 63 होती है, 65 67 हो जाएगी, 67 के बाद 71 होती 71 हो जाएगी, 71 के बाद 73 हो जाती है, 73 के बाद 75 नहीं होती है, 79 भी नहीं होती है, 77 भी 79 हो जाएगी, 79 के बाद 83 हो जाएगी, 83 के बाद 87, 87 के बाद नहीं 87 नहीं होती है, ये 3 से विभाजित होती है, और 83 के बाद 89 हो जाती है, 89 के बाद 91 93 हो जाती है, 93 के बाद 97 हो जाती है। अब हम देखेंगे कि इसमें अभाज्य युग्म कौन कौन से होंगे, कितने होंगे। तो पहला अभाज्य युग्म 3 के साथ 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक। तो अब इधर 5 और 7 हो जाएगा, एक ये बनेगा, फिर एक ये बन जाएगा, फिर 17 और 19 बन जाएगा, फिर यहाँ पर 29 और 31 बन जाएगा, 31 और 37 नहीं बनेगा, यहाँ पर 41 और 43 बन जाएगा, एक ये बन जाएगा 41 और 43, फिर 47 53 नहीं होगा, 59 और 61 बन जाएगा, फिर यहाँ पर देखें 71 और 73 बन जाएगा। और कोई युग्म बनता दिख रहा है और कोई युग्म बनता नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे 3 5 हो गया, और 5 और 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, फिर 29 31 हो जाएगा, 41 43 हो जाएगा, फिर 59 71 हो जाएगा, और फिर 71 और 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने युग्म बनते दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 युग्म बनेंगे। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज मैं इतने क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको करवाया हूँ। आप वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास अपडेट होता रहे और ये सीरीज़ आपको लगातार चलती रहेगी जब तक कि हमारा यूपी टेट, सी टेट और जूनियर एडेड भर्ती जितने भी हमारे मैथ्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं सारी की एग्ज़ाम ना हो जाएं। अब रेगुलर बेसिस पर वीडियो डालेंगे तो बच्चों लाइक वीडियो को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।